नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। इससे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रांची में हुए मिड डे मील घोटाले का आरोपी राजीव कुमार वर्मा गिरफ्तार। ईडी कर रही थी 2 साल से तलाश। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने रांची में 100 करोड़ रुपए के मिड डे मील घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी भानु कंस्ट्रक्शन के कर्मचारी राजीव कुमार वर्मा को पटना से गिरफ्तार किया। कोर्ट के आदेश पर ईडी ने उसे 5 दिनों के रिमांड पर लिया है। ईडी को 2 साल से उसकी तलाश थी। उसे पकड़ने के लिए ईडी ने जाल बिछाया था। ईडी ने राजू की पत्नी को नंबर ट्रैक किया, लेकिन उसका लोकेशन कभी खूंटी, कभी बिहार शरीफ तो कभी नालंदा सहित अन्य जिलों में मिल रहा था। पिछले कुछ दिनों से नंबर का लोकेशन पटना दिख रहा था। तब जो है ईडी ने राजू को पकड़ने की योजना बनाई। ईडी की टीम ने उसकी पत्नी के नंबर पर फोन कर बताया कि वे एक कंपनी के कस्टमर केयर से बोल रहे हैं। उनके नाम पर नॉन स्टिक कुकवेयर का गिफ्ट निकला है। राजू को उसकी पत्नी ने गिफ्ट लेने के लिए उसे भेजा। जब वह गाया घाट स्थित सेंट्रल गिफ्ट लेने पहुंचा तो पहले से तैयार ईडी के टीम ने उसे पकड़ लिया। आप सबको बता दूं कि वर्ष 2017 में मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने हटिया स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 120.31 करोड़ रुपए देकर इसमें से 100.01 करोड़ रुपए विभिन्न जिलों में भेजने और 20 करोड़ रुपए स्टेट बैंक के खाते में भेजने का निर्देश दिया था। एक सुनियोजित साजिश के तहत बैंक अधिकारियों ने इसमें से 100 करोड़ रुपए भानु कंस्ट्रक्शन के खाते में ट्रांसफर कर दिए। भानु कंस्ट्रक्शन ने इस पैसे से महंगी गाड़ियां खरीदी और अन्य काम किए। राजू के खाते में भी भानु कंस्ट्रक्शन के खाते से 8.27 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए थे। वर्मा ने पैसों की निकासी कर महंगी गाड़ियां खरीदी। मामले में भानु कंस्ट्रक्शन के सर्वसर्वा संजय कुमार तिवारी को ईडी पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, जबकि इस मामले में सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज की थी और बाद में ईडी ने इसमें मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी की जांच के लिए प्राथमिकी दर्ज की। प्रदेश में जगह जगह जल्द निकाली जाएगी खतियानी जोहार यात्रा। सीएम ने इस वजह से लिया है फैसला। झारखंड में सत्तारूढ़ यूपीए महागठबंधन के सहयोगी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद ने प्रदेश भर में रैलियां निकालने का फैसला लिया। इसका मकसद पिछले 3 सालों में सरकार की हासिल की गई उपलब्धियों के बारे में जनता को बताना और उनकी प्रतिक्रिया जानना है। एक मंत्री ने इस बात को शुक्रवार को यह जानकारी दी। आप सबको बता दूं कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार 29 दिसंबर को सत्ता में अपने 3 साल पूरे कर रही है। पार्टी के प्रवक्ता विनोद पांडे ने समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए बताया कि 8 दिसंबर से रैलियां निकाली जाएगी। इस पर फैसला गुरुवार शाम को ही सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में ली गई। उन्होंने कहा कि इसकी कार्यसूची तैयार की जा रही है, जिसका खुलासा जल्द किया जाएगा। विश्वविद्यालयों, कॉलेजों के शिक्षकोत्तर कर्मियों के 7वें वेतनमान का लाभ। झारखंड राज्य के विश्वविद्यालयों, अंगीभूत कॉलेजों के शिक्षकों उत्तर कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। हेमंत सोरेन की सरकार ने इन्हें 7वां पुनरीक्षित वेतनमान देने का फैसला कर लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को राजधानी रांची स्थित झारखंड मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। सरकार ने राज्य आपदा मिशन निधि यानी कि SDMF के गठन करने संबंधित प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान कर दी है। रांची जिला बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने की मांग, कहा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करे सरकार। सिविल कोर्ट स्थित रांची जिला बार एसोसिएशन भवन यानी कि बार भवन की लाइब्रेरी में गुरुवार को प्रभात खबर की ओर से परिचर्चा का आयोजन किया गया। अधिवक्ताओं ने कहा कि उनकी सुरक्षा के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट होना जरूरी है। राज्य सरकार एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को सदन के पटल पर लाकर शीघ्र लागू करे। राज्य में 38,000 अधिवक्ता हैं। रांची जिला बार एसोसिएशन ने सबसे पहले एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का मुद्दा उठाया और कहा कि इसका पूरा ड्राफ्ट भेजा है, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है। झारखंड के सरकारी बाबुओं को कितनी मिलेगी छुट्टी, आइए जानते हैं 2023 का कैलेंडर। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने वर्ष 2023 के दौरान अपने कर्मचारी और अधिकारियों को दी जाने वाली सरकारी छुट्टियों की घोषणा
कर दी है। नए साल में NI एक्ट के तहत कुल 21 राजपत्रित अवकाश का ऐलान किया है। वहीं कार्यपालक आदेश के तहत कर्मचारियों को 12 दिन की छुट्टियां भी दी जाएंगी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि साल 2023 में दीपावली और विश्वकर्मा पूजा सहित कई बड़े त्योहार साप्ताहिक अवकाश रविवार के दिन है, इसलिए सरकार की ओर से इसके लिए अलग से कोई छुट्टी देने का प्रावधान नहीं किया है। साहिबगंज जेल पहुंची ईडी, विजय हंसदा से ईडी के अधिकारियों ने की पूछताछ। ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय की टीम शुक्रवार को साहिबगंज जिले के राजमहल सिविल कोर्ट पहुंची। साहिबगंज जेल में बंद विजय हंसदा से पूछताछ को लेकर ईडी की दूसरी टीम मंडल कारा पहुंची। 2.5 घंटे से अधिक समय तक उससे ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ की। आप सबको बता दें कि गुरुवार को अवैध खनन से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी की 5 सदस्यीय टीम असिस्टेंट डायरेक्टर देवव्रत झा के नेतृत्व में साहिबगंज पहुंची थी और सकरगढ़ स्थित सीवीटी प्लेस में छापेमारी की थी। झारखंड में शिक्षकों के 90,000 पद रिक्त, 74,000 तो सिर्फ प्राथमिक स्कूलों में, अन्नपूर्णा देवी ने कहा। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि झारखंड में शिक्षकों की काफी कमी है। शिक्षकों की कमी से स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने गुरुवार को राज्य के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। शिक्षा मंत्री ने मुख्यतः केंद्र प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा की। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि झारखंड में शिक्षा के विकास में सबसे बड़ी बाधक शिक्षकों की कमी है। आप सबको बता दो कि फिलहाल जो है राज्य में शिक्षकों के कुल 90,000 पद रिक्त हैं। उन्होंने कहा कि इनमें से 74,000 पद तो केवल प्राथमिक स्कूलों में ही रिक्त है। उन्होंने बताया कि अधिकारियों के द्वारा जानकारी दी गई है कि नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई है। प्राथमिक विद्यालय में 50,000 पद सृजित किया गया है। +2 स्कूलों में 3,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवेदन जो है जमा लिया जा रहा है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार में इच्छा शक्ति की कमी है। राज्य सरकार केवल पूर्ववर्ती सरकार द्वारा किए गए कार्यों पर रोक लगा रखी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने बिना नई स्थानीय नीति बनाए पहले ही सरकार की नीति को वापस ले लिया, इससे राज्य में नियुक्ति प्रभावित हुई है। उन्होंने कहा कि पीएम श्री स्कूल योजना को लेकर अब तक राज्य सरकार ने कोई पहल नहीं की है। इसके लिए राज्यों को केंद्र सरकार के साथ MOU करना है। देश के 4 राज्यों ने अब तक जो है MOU नहीं किया है, इनमें झारखंड भी एक है। उन्होंने कहा कि समय पर MOU नहीं होने से राज्य को योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। केंद्र सरकार द्वारा राज्य को योजनाओं के लिए पर्याप्त राशि भी दे रही है, लेकिन राज्य सरकार को इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि राशि का सदुपयोग हो। राज्य सरकार समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र दे, ऐसा नहीं होने से आगे की राशि का आवंटन प्रभावित होता है। केंद्र सरकार पोशाक, किताब, भवन समेत अन्य योजनाओं के तहत राशि देती है। झारखंड के छात्रों को 3 साल से नहीं मिली साइकिल, 9 लाख से अधिक वंचित। झारखंड में गरीब छात्रों को पिछले 3 वर्षों से साइकिल नहीं मिल रही है। राज्य में 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले ST, SC, OBC और अल्पसंख्यक छात्रों को साइकिल देने की योजना है, लेकिन वर्ष 2020 से ही कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजना का लाभ स्कूली छात्र छात्राओं को नहीं मिल पाया। लगभग 9 लाख से ज्यादा बच्चे इस योजना से वंचित रह गए। जिन विद्यार्थियों को 8वीं कक्षा में साइकिल मिलनी थी, वे बिना साइकिल के ही 9वीं और 10वीं कक्षा में पहुंच गए। आप सबको बता दो कि शैक्षणिक सत्र 2020-21 और 2021-22 के छात्रों को साइकिल नहीं मिल सकी है। अब लगभग 3 लाख छात्र 7वीं पास कर 8वीं में पहुंचकर साइकिल लेने के हकदार हो गए हैं और उन्हें भी साइकिल का इंतजार है। वैसे गुरुवार को जो है राज्य कैबिनेट की बैठक में 8वीं, 9वीं और 10वीं के बच्चों को साइकिल देने का फैसला हुआ। आप सबको बता दूं कि 2020 में कोविड का संक्रमण आया। स्कूल बंद होने की वजह से करीब 3 लाख बच्चों को साइकिल खरीद का पैसा DBT के माध्यम से नहीं दिया गया। इसके बाद अगले वर्ष बच्चों को साइकिल देने की योजना बनाई गई। सरकार ने प्रस्ताव तैयार किया कि 8वीं से 9वीं में जाने वाले बच्चों को साइकिल दी जाएगी। 6 लाख बच्चों को साइकिल वितरण की योजना बनी। कल्याण विभाग ने नए प्रावधान बनाए। इसमें तय किया कि बच्चों को DBT के माध्यम से पैसे नहीं दिए जाएंगे, बल्कि टेंडर निकालकर साइकिल की खरीद सरकार करेगी और साइकिल वितरण करेगी। पर साइकिल खरीद के लिए टेंडर आज तक निकला ही नहीं। कल्याण विभाग को इस योजना को चलाने के लिए 122 करोड़ रुपए की राशि आवंटित होती है। यह राशि हर वित्त वर्ष के लिए होती है। 2 वर्ष में करीब छात्रों को 244 करोड़ रुपए राशि का उपयोग नहीं हो पाया। अगर वित्त वर्ष 2022-23 में इस योजना के तहत बच्चों की साइकिल का वितरण नहीं हुआ तो 366 करोड़ रुपए बेकार चले जाएंगे।
दिसंबर के अंतिम सप्ताह में झारखंड को कब कब पाएगी सर्दी, जाने अभी कहां है सबसे ज्यादा ठंड। दिसंबर के अंतिम सप्ताह में झारखंड में सबसे ज्यादा सर्दी पड़ेगी। अगले 2-3 दिन तक तापमान में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन उसके बाद 2 से 4 डिग्री तक तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। इसके बाद लोगों को ज्यादा ठंड का एहसास होगा। राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट स्थित मौसम केंद्र के सहायक वैज्ञानिक अभिषेक कुमार ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 2 से 3 दिन तक तापमान में कोई बड़े बदलाव होने के संकेत नहीं है। इसके बाद 3 दिन में तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जाएगी। उन्होंने बताया कि 3 दिसंबर से 5 दिसंबर का जो पूर्व अनुमान जारी किया है, उसमें कहा गया है कि इन दिनों सुबह में कोहरे या धुंध का अंदेशा है, बाद में आसमान साफ रहेगा और मौसम शुष्क रहेगा। अभी जो है आप सबको बता दूं कि राजधानी रांची में अधिकतम तापमान 27.8 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि सामान्य से करीब 3 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक है। पिछले 24 घंटे के दौरान इसमें 0.6 डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं न्यूनतम तापमान 13.3 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो सामान्य से 2.3 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो न्यूनतम तापमान 0.7 डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं जमशेदपुर में अधिकतम तापमान 29.5 डिग्री है, जबकि न्यूनतम तापमान 15.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अभी जो है फिलहाल पलामू के जिला मुख्यालय का डाल्टनगंज कई दिनों से राज्य का सबसे ठंडा स्थान बना हुआ है। यहाँ अधिकतम तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो सामान्य से 0.2 डिग्री कम है। पिछले 24 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान में 1.1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। यहाँ का न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.8 डिग्री कम है। हालांकि पिछले 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई है। झारखंड सरकार की टीएसी को रद्द कर सकते हैं राज्यपाल रमेश बैस। राज्यपाल रमेश बैस झारखंड सरकार की ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिलिंग यानी कि टीएसी को रद्द कर सकते हैं। ऐसा वह 5वीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत कर सकते हैं और झारखंड सरकार द्वारा बनाई गई टीएसी नियमावली को असंवैधानिक करार दे सकते हैं। टीएसी को रद्द करने के लिए राजभवन द्वारा कानूनी पहलुओं का भी अध्ययन करा लिया गया है। राज्यपाल ने इस मामले में अटॉर्नी जनरल सहित सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता आत्माराम एनएस नडकर्णी और झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता सुभाषिष रसिक स्वरन से सलाह ले ली है। राज्यपाल यदि टीएसी को रद्द करते हैं तो 2021 के बाद की बैठकों में लिए गए सभी निर्णय औचित्यहीन हो जाएंगे। राज्यपाल द्वारा सुझाए गए निर्देशों का पालन करने या नहीं करने नियमावली बनाने नई नियमावली तथा इसके आधार पर बैठक कर निर्णय लेने के संबंध में मुख्य सचिव को रिमाइंडर भेजकर जानकारी मांगी गई थी, पर मुख्य सचिव द्वारा इस संबंध में अब तक कोई जवाब नहीं दिया गया, जिसके कारण राज्यपाल ने गंभीरता से लिया है। बन्ना गुप्ता का बड़ा ऐलान, झारखंड में ट्रांसजेंडर की सुरक्षा के लिए होगा गठन। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि ट्रांसजेंडर की सुरक्षा के लिए राज्य में अलग से बोर्ड गठित किया जाएगा। देश के अन्य राज्यों में अगर बोर्ड या एक्ट बनाया गया है तो उसको आत्मसात भी किया जाएगा या नए सिरे से गठन भी किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि एड्स से संक्रमित 5,121 लोगों को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। 10,800 एड्स संक्रमितों को राशन कार्ड भी जारी किया गया है। आप सबको बता दूं कि वह गुरुवार को श्याम प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय सभागार में विश्व एड्स दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर करने में एंटीबायोटिक का भी अहम रोल है। छोटी छोटी बीमारी में डॉक्टर एंटीबायोटिक का परामर्श कर देते हैं। यह इलाज का शॉर्टकट तरीका है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देती है। स्वास्थ्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने बताया कि एड्स को लेकर लोगों में कई अंधविश्वास है, जिसको दूर करना होगा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने पीएम नरेंद्र मोदी को लिखा है पत्र। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। इसमें केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए उस कानून पर आपत्ति जताई है जिसमें कहा गया है कि आदिवासियों और वनों पर निर्भर रहने वालों की सहमति सुनिश्चित किए बिना ही निजी डेवलपर्स वनों को काट सकेंगे। मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव पर पूर्ण विचार करने का आग्रह किया। आप सबको बता दो कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्र के माध्यम से कहा है कि झारखंड में 32 प्रकार की जनजाति निवास करती हैं जो प्रकृति के साथ समरसता पूर्वक जीवन जीती हैं। ये पेड़ों की पूजा और रक्षा करते हैं। जो लोग इन पेड़ों को अपने पूर्वजों के रूप में देखते हैं, उनकी सहमति के बिना ही पेड़ों को काटना उनकी भावनाओं पर कठोराघात करने जैसा होगा।
वन अधिकार अधिनियम 2006 को परिवर्तित कर वन संरक्षण नियम 2022 ने गैर वानिकी उद्देश्यों के लिए वन भूमि का उपयोग करने से पहले ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने की अनिवार्य आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि वन अधिकार अधिनियम 2006 वनों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति और वनों पर निर्भर अन्य पारंपरिक लोगों को वन अधिकार प्राप्त करने के लिए लाया गया था। देश में करीब 20 करोड़ लोगों की प्राथमिक आजीविका वनों पर निर्भर है। 10 करोड़ लोग वनों के रूप में वर्गीकृत भूमि पर रहते हैं। नए नियम उन लोगों के अधिकारों को खत्म कर देंगे जिन्होंने पीढ़ियों से जंगल को अपना घर माना है, जबकि उन्हें उनका अधिकार अब तक नहीं दिया जा सका है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।